नमस्कार। चलिए आज बात करते हैं इंडियन नेशनल कांग्रेस के जन्म की कहानी के बारे में और साथ ही जानेंगे उसके पहले लीडर्स यानी उदारवादियों के बारे में। ये वो दौर था जिसने भारत के स्वतंत्रता संग्राम की आप कह सकते हैं एक तरह से नींव रखी थी। तो आइए इस कहानी में जरा गहराई से उतरते हैं। तो शुरुआत एक बहुत बड़े और दिलचस्प सवाल से करते हैं। क्या इंडियन नेशनल कांग्रेस को अंग्रेजों ने ही बनवाया था अपने फायदे के लिए? ये कांग्रेस की शुरुआत को लेकर सबसे ज्यादा विवादों में रहने वाली थ्योरी है, जिसे सेफ्टी वॉल्व थ्योरी के नाम से जाना जाता है। तो हुआ ये कि 1880 के दशक तक पूरे भारत में ये महसूस किया जाने लगा था कि एक ऑल इंडिया ऑर्गेनाइजेशन होनी चाहिए, और इस आइडिया को असलियत में बदलने का काम किया एक रिटायर्ड अंग्रेज सिविल सर्वेंट A.O. ह्यूम ने। उन्हीं की कोशिशों से दिसंबर 1885 में बॉम्बे में कांग्रेस का पहला सेशन हुआ। अच्छा, तो ये सेफ्टी वॉल्व थ्योरी आखिर है क्या? देखिए, इसका सीधा सा मतलब ये है कि कांग्रेस को इसलिए बनाया गया ताकि भारतीयों के अंदर जो गुस्सा पनप रहा है उसे एक कंट्रोल तरीके से बाहर निकलने का रास्ता मिल जाए। मतलब एक ऐसा वॉल्व जिससे प्रेशर धीरे धीरे निकलता रहे और कोई बड़ा धमाका यानी कोई बड़ा विद्रोह ना हो। और कमाल की बात तो ये है कि लाला लाजपत राय जैसे बड़े नेता भी इस थ्योरी पर यकीन करते थे। जरा लॉर्ड कर्जन का ये बयान देखिए। ये उस वक्त के ब्रिटिश वाइसरॉय थे। वो साफ साफ कह रहे हैं कि कांग्रेस बस गिरने ही वाली है और उनके दिली ख्वाहिश है कि वो इसे खत्म होने में मदद करें। इससे ये पता चलता है कि अपने शुरुआती यानी उदारवादी दौर में भी ब्रिटिश सरकार कांग्रेस को किस नज़र से देखती थी। वो उसे बिल्कुल पसंद नहीं करते थे। लेकिन क्या सेफ्टी वॉल्व वाली बात ही पूरी कहानी है या इसमें कोई और भी एंगल है? आज के इतिहासकार एक बिल्कुल अलग नजरिया पेश करते हैं, जिसे लाइटनिंग कंडक्टर थ्योरी कहा जाता है। इन दोनों थियरीज में जमीन आसमान का फर्क है। देखिए, एक तरफ है सेफ्टी वॉल्व थियरी जो कहती है कि कांग्रेस अंग्रेजों की बनाई हुई एक चाल थी, और दूसरी तरफ है लाइटनिंग कंडक्टर थियरी जो ये कहती है कि नहीं, ये तो भारतीय नेताओं की एक बहुत सोची समझी रणनीति थी जिसमें उन्होंने एक अंग्रेज अधिकारी को ढाल की तरह इस्तेमाल किया। तो आज के ज्यादातर इतिहासकार इस लाइटनिंग कंडक्टर वाली बात से सहमत हैं। उनका मानना है कि हमारे शुरुआती राष्ट्रवादी लीडर्स बहुत स्मार्ट थे। उन्होंने A.O. ह्यूम का इस्तेमाल एक लाइटनिंग कंडक्टर की तरह किया। मतलब जैसे लाइटनिंग कंडक्टर आसमानी बिजली के खतरे को बिल्डिंग पर गिरने से बचाता है, वैसे ही ह्यूम की मौजूदगी ने इस नई ऑर्गेनाइजेशन को ब्रिटिश सरकार के सीधे गुस्से से बचा लिया। तो ये तो हो गई कांग्रेस के बनने की कहानी। अब सवाल ये उठता है कि ये जो शुरुआती नेता थे, जिन्हें हम उदारवादी या मॉडरेट्स कहते हैं, वो आखिर सोचते कैसे थे? उनका काम करने का तरीका क्या था? इस दौर में जो बड़े बड़े नाम सामने आते हैं वो हैं दादा भाई नौरोजी, गोपाल कृष्ण गोखले और फिरोज शाह मेहता जैसे लोग। इन सब की एक खास बात थी, इन्हें ब्रिटिश न्याय व्यवस्था पर और उनके उदारवाद पर बहुत भरोसा था। उन्हें लगता था कि अगर सही तरीके से अपनी बात रखी जाए तो ब्रिटिश सरकार जरूर सुनेगी। उनका मकसद अंग्रेजी शासन को उखाड़ फेंकना नहीं, बल्कि उसमें धीरे धीरे सुधार लाना था। तो उनका तरीका क्या था? उसे कहते हैं संवैधानिक आंदोलन, यानी जो कुछ भी करना है वो कानून के दायरे में रहकर करना है। इसलिए उनके तरीके को मजाक में प्रेयर एंड पिटिशन यानी प्रार्थना और याचिका का तरीका भी कहा जाता था। वो प्रस्ताव पास करते थे, मीटिंग्स करते थे और याचिकाओं के जरिए सरकार तक अपनी बात पहुंचाते थे। उनकी स्ट्रैटेजी आप कह सकते हैं 2 लेवल पर काम करती थी। पहला काम था भारत के अंदर। यहां वो लोगों में राजनीतिक जागरूकता फैलाना चाहते थे, उन्हें एकजुट करना चाहते थे। और दूसरा काम वो ब्रिटेन में करते थे। वहां वो ब्रिटिश सरकार और वहां की जनता को यह समझाने की कोशिश करते थे कि भारत में रिफॉर्म्स की कितनी ज्यादा जरूरत है। तो सवाल ये है कि ये जो उदारवादी थे, ये अपने काम में कितने सफल हुए? क्या उनका असर वाकई में पड़ा? चलिए उनकी कामयाबियों और नाकामियों दोनों पर एक नजर डालते हैं। शायद उदारवादियों का सबसे बड़ा और सबसे जबरदस्त योगदान था उनकी इकोनॉमिक क्रिटिक। उन्होंने ही ड्रेन थ्योरी दी थी। इस थ्योरी ने पहली बार पूरे देश को यह समझाया कि कैसे अंग्रेज भारत का पैसा और संसाधन लूट कर ब्रिटेन ले जा रहे हैं और भारत को लगातार गरीब बना रहे हैं। ये एक बहुत बड़ी बात थी। उनकी मांगों और असलियत में कितना फर्क था, इसका एक अच्छा उदाहरण है 1892 का इंडियन काउंसिल्स एक्ट। देखिए, उन्होंने मांग की थी कि काउंसिल्स में चुने हुए भारतीयों का बहुमत हो, बजट पर हमारा कंट्रोल हो। लेकिन मिला क्या? अंग्रेज अधिकारियों का बहुमत बना रहा और बजट पर आप बस बहस कर सकते थे, वोट नहीं कर सकते थे। यानी असल पावर अभी भी अंग्रेजों के हाथ में ही थी।
और इसी संघर्ष के दौरान उन्होंने एक ऐसा नारा बुलंद किया जो अमेरिकन क्रांति से निकला था और आज भी पूरी दुनिया में गूंजता है, नो टैक्सेशन विदाउट रिप्रेजेंटेशन। यानी अगर शासन में हमारी कोई नुमाइंदगी नहीं है तो हम टैक्स क्यों दें? ये उस समय के हिसाब से एक बहुत ही रैडिकल और मॉडर्न सोच थी। तो अगर उनकी कामयाबियों की बात करें तो लिस्ट काफ़ी लंबी है। सबसे पहले तो उन्होंने पूरे देश में एक राष्ट्रीय भावना जगाई। ब्रिटिश राज का जो शोषक चेहरा था उसे आंकड़ों के साथ सबके सामने रखा। और शायद सबसे ज़रूरी बात, उन्होंने आने वाले बड़े और उग्र आंदोलनों के लिए एक मजबूत ज़मीन तैयार कर दी। लेकिन हर सिक्के का दूसरा पहलू भी होता है। उनकी सबसे बड़ी नाकामी ये थी कि वो आम जनता को, किसानों को, मजदूरों को अपने साथ नहीं जोड़ पाए। उनका आंदोलन ज़्यादातर पढ़े लिखे शहरी लोगों तक ही सिमटा रहा। शायद उन्हें आम लोगों की ताकत पर उतना भरोसा ही नहीं था। तो अब आते हैं सबसे ज़रूरी सवाल पर। इन सब कामयाबियों और नाकामियों के बाद उदारवादियों की असली विरासत क्या है? इतिहास उन्हें कैसे याद रखता है? इस बात को समझने के लिए पट्टाभी सीतारमैया का ये कोटेशन बहुत ही कमाल का है। वो कहते हैं कि हम उदारवादियों को दोष नहीं दे सकते, ठीक वैसे ही जैसे हम किसी बड़ी बिल्डिंग की नींव में दबी ईंटों को दोष नहीं दे सकते। वो ईंटें दिखाई नहीं देती, लेकिन उन्हीं पर पूरी इमारत टिकी होती है। उदारवादियों ने वही नींव का काम किया। नींव की तरह, या फिर जैसा इतिहासकार बिपिन चंद्रा कहते हैं, ये भारतीय राष्ट्रवाद का बीजारोपण का समय था। यानी ये वो दौर था जब राष्ट्रवाद के बीज बोए जा रहे थे। उदारवादियों ने ही वो बीज बोए जिनसे आगे चलकर आज़ादी का एक विशाल पेड़ तैयार हुआ। तो आखिर में हम इस सवाल पर आकर रुकते हैं कि इन उदारवादियों को हम क्या मानें? क्या वो अपने समय से आगे सोचने वाले लीडर थे जिन्होंने एक नए युग की शुरुआत की, या फिर वो बस निष्क्रिय थे जो ब्रिटिश राज से सीधी टक्कर लेने से डरते थे? उनकी असली विरासत क्या थी? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब शायद आज भी इतिहास की किताबों में ढूंढा जा रहा है।